हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप सब? चलो बेटा, एक बार फिर से अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक है। और अब हम वहां पहुंच गए हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशनल वे में परमाणु के बाहर तक, नाभिक के बाहर उन कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब हमें ये पता करना है कि उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, किस रूप में होते हैं, क्या उन ऑर्बिटल्स जो श्रोडिंगर ने कहा था कि वो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, उन ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो देखिए बेटा, श्रोडिंगर ने अपने क्वांटम मैकेनिज्म मॉडल में ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया। उन्होंने क्या दिया, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न कक्षाओं में यानी कक्षकों में, यानी अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं संभव ऊर्जा स्तर के रूप में। जो ऑर्बिटल्स है उन ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को कैसे पहचाना जाए, उनको पहचानने के लिए श्रोडिंगर ने क्वांटम नंबर्स क्या दिए, क्वांटम नंबर। यानी इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पहचान के लिए जिन संख्याओं की हम बात करते हैं उन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की पहचान के लिए जिन संख्याओं की हम बात करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। पहचान कैसी? इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की शेप कैसा है, किस आकृति का है, उसका आकार क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, उसका स्पिन कैसा है, हम उन चीजों के बारे में जानते हैं। यानी श्रोडिंगर ने अपने इस मॉडल में 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया, आकृति, आकार, ओरिएंटेशन एंड उसका स्पिन, चक्रण किस रूप में होगा, इनके बारे में हम क्वांटम नंबर्स के द्वारा जानेंगे। ये मुख्य क्वांटम संख्याएं होती हैं, ये द्विगंशीय होती हैं, ये चुंबकीय होती हैं, चक्रण क्वांटम संख्या होती है। आइए बेटे, क्वांटम संख्या को थोड़ा सा समझने से पहले एक उदाहरण के रूप में एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना हमें किसी व्यक्ति को ढूंढना है। माना आपसे कहा जाए कि आपको एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो खो गया है दुनिया में कहीं, आपको उसको ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? तो बेटा, आपको ये टास्क अगर दिया जाएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि ये जो व्यक्ति जो आपके पास दिया गया ढूंढने के लिए, ये कौन से देश का है। सबसे पहला बड़ा ब्रॉड स्तर पे हम यही तो जानेंगे कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है या कौन से देश का नागरिक है। तो सबसे पहले हम क्या पता लगाते हैं कि वो कौन से देश का है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा, क्योंकि मैं क्वांटम से रिलेट करूंगा, दूसरा, जब हमको पता लगेगा कि ये उस देश का है, माना हमें देश का पता लग गया, तो देश का पता लगने के बाद हमें किस चीज का पता लगाना पड़ेगा? कंट्री के बाद स्टेट का पता लगाना पड़ेगा कि ये उस कंट्री के कौन से स्टेट में है। नाउ कौन से स्टेट में है उसको अगर हमें पकड़ना है या ढूंढना है या देखना है तो कौन से स्टेट में जाएंगे? जब स्टेट का पता लगेगा तो देन आप किस में जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये व्यक्ति कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता होगा, इसका घर कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगा। ठीक है ना बेटा? डिस्ट्रिक्ट में गया यानी हम कंट्री से स्टेट में गए, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट से पहुंचने के बाद हम सिटी में जाएंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में सिटी होंगी, बहुत सारी सिटीज होंगी, तो कौन सी सिटी में रहता है वो सिटी का पता लगाएंगे। जब हमें सिटी का पता चल जाएगा तो हम अब किसका पता लगाएंगे? सिटी में जाके स्ट्रीट का पता लगाएंगे कि वो कौन से मोहल्ले में रहता है, उस सिटी के कौन से मोहल्ले में रहता है। ठीक है ना? जब हमें ये पता लग जाएगा तो हम लगाएंगे कि उस मोहल्ले में वो कौन सी स्ट्रीट यानी कौन सी गली में रहता है, क्या उस मोहल्ले की कोई गली होगी, नाम होगा, वहां रहता है। और जब हमको ये पता लग जाएगा तो आखिर में हम उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे या उसके घर तक पहुंच जाएंगे और आसानी से हम ढूंढ लेंगे। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि हमको जब एक व्यक्ति को ढूंढना था, उस व्यक्ति के घर को ढूंढना था, तो हम स्टेप में गए, हम कंट्री में ब्रॉड स्तर पे गए। पहले हमने कंट्री का पता लगाया, फिर हमने स्टेट का पता लगाया, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट का पता लगाया, फिर हमने सिटी का पता लगाया, फिर हमने उस टाउन का पता लगाया, उस मोहल्ले का पता लगाया, देन आफ्टर हम उसकी स्ट्रीट में पता लगाया और फिर हम उस व्यक्ति तक पहुंचे। तो ठीक इसी प्रकार से श्रोडिंगर ने कहा, अगर हमें ऑर्बिटल से, परमाणु के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का पता लगाना है तो हमें उनकी पहचान की आवश्यकता पड़ेगी कि उनकी पहचान संख्याएं क्या होंगी। तो उनको उन्होंने क्वांटम नंबर्स कहा। उनको क्या कहा? क्वांटम नंबर। अभी जब हम इनको क्लियर करेंगे तो आप देखेंगे कि हम बड़ी आसानी से किसी परमाणु में के ऑर्बिटल्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बारे में बड़े आसानी से जानेंगे कि किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसा शेप होगा, क्या एनर्जी होगी, वो सारी की सारी चीजें हम उसको जानेंगे। तो आइए बेटा जानते हैं क्वांटम नंबर्स। पॉइंट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनों की कक्षकों में पहचान के लिए जो संख्याएं दी गई उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स। ये कितने प्रकार की होती है? देखिए, ये 4 प्रकार की होती है। पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या। पहली क्या है हमारे पास? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या पहला नंबर पे आता है, मुख्य क्वांटम संख्या।
देखिए बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल एन से। स्मॉल एन से डिनोट करते हैं हम किसे? मुख्य क्वांटम नंबर्स को, स्मॉल एन से। देखिए बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? ये जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, ये किसी परमाणु में सेल के बारे में बताती है, कक्षा के बारे में बताती है। किसी परमाणु में कितने कोष हैं, कोषों की संख्या बताती है। क्या बताती है ये? कोषों की संख्या। क्या बताती है? ध्यान रखिएगा, कोषों की संख्या। कोष यानी ऊर्जा स्तर, हमने यही तो कहा। कोषों को हमने क्या माना है? कोषों को ही हमने क्या माना है? ऊर्जा स्तर। क्या माना है? ऊर्जा स्तर। यानी कोष नॉर्मल कोष नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जो चक्कर लगाते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये एन क्या बताती है? कोषों की संख्या। किसी परमाणु में कितने कोष हैं, उन कोषों की संख्या को डिफाइन करती है कौन? ये एन। यानी एन इक्वल टू 1 होता है, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3 क्या बताएगी? तीसरा कोष। एन इक्वल टू 4 क्या बताएगा? तीसरे को। एंड लाइकवाइज। यानी एन इक्वल टू अगर हम 1 लिखेंगे तो ये बताएगा इट मींस उस परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, यानी पहले कोष में। किसमें है? पहले कोष में। ऊर्जा स्तर कौन सा कहलाएगा? पहला। एन इक्वल टू 2 लिखेंगे तो दूसरा कोष। एन इक्वल टू 3 डिफाइन करेगा किसको? तीसरे को। एन इक्वल टू 4 किसको करेगा? चौथे को। और आप जानते हैं इन्हीं को क्या नाम से पुकारते हैं हम? संख्या में तो 1 2 3 कहते हैं। इसी को हमने क्या कहा था? बोर ने के, एल, एम और एन कहा था। अल्फाबेट में हम इसको क्या कहते हैं? कक्षा जो 1 नंबर की होती है हमारी, एन इक्वल टू 1 को हम के कहते हैं, एन इक्वल टू 2 को एल कहते हैं, एन इक्वल टू 3 को एम कहते हैं, एन इक्वल टू 4 को एन कहते हैं, और ऐसे आगे चलेंगे तो नंबर्स बढ़ेंगे ना बेटा। अब आता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन किस नंबर्स में पाए जाएंगे। यानी सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 हमने कह दिया। तो इनमें इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसको आप सभी जानते हैं 2n स्क्वायर, बोरबरी के नियम 2n स्क्वायर से हम भरते हैं। 2n स्क्वायर में क्या होगा? देखिए, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने रह सकते हैं? 8 एलिमेंट। तीसरी में कितने रह सकते हैं? 18। और चौथी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 32। ये अधिकतम नंबर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर हो गया? तो इसमें हम 2n स्क्वायर से रखेंगे तो यानी 2 में हम n क्या है हमारे पे? 1 है, तो इसको मल्टीपल करो 2 इंटू, यहां 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। यहां पे n का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर बेटा? ये आप रख लेंगे। 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो सॉरी, स्क्वायर हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या हमको क्या बता रही है? कोषों की संख्या बता रही है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में कौन से कोष में है, 1, 2 या 3, या किसी परमाणु में कितने कोष हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर कोष होंगे। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे तो पहले ही कोष होगा, एक ही कोष होगा। अगर इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा होंगे तो 2 कोष होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होंगे तो 3 कोष होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन 18 से ज्यादा होंगे तो 4 कोष हो जाएंगे। तो इस प्रकार से कोषों की संख्या या ऊर्जा लेवल को हमको बताया। दूसरा बेटा, ये जो सेल है ये n इक्वल टू 1 हमेशा एनर्जी में, इनकी एनर्जी क्या होगी? लेस देन होगी n इक्वल टू 2 से। 2 की लेस देन होगी n इक्वल टू 3 से। थोड़ा नीचे लिखूं, n इक्वल टू 1 कोष की एनर्जी कम होगी, लेस देन होगी n इक्वल टू 2 से, लेस देन होगी n इक्वल टू 3 से, 3 की लेस देन होगी n इक्वल टू 4 से, एंड सो एंड सो। ये एनर्जी लेवल है। ये क्या है? एनर्जी का क्रम है कि एनर्जी सबसे कम किसकी होगी सेल में? पहले कक्षा की, फिर दूसरे कोष की, फिर तीसरे कोष की, फिर चौथे कोष की। इस प्रकार से जैसे जैसे हम कोषों की संख्या बढ़ाएंगे एनर्जी लेवल भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एनर्जी लेवल भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से ये एनर्जी का लेवल है कि इलेक्ट्रॉनों की किस प्रकार से एनर्जी होगी। अब साइज के रूप में ये तो एनर्जी है। अगर हम इसका साइज भी निकालें बेटा कि साइज कौन से कोष का साइज बड़ा होगा, कौन सा छोटा, तो साइज भी इसी रूप में होता है। n इक्वल टू 1 इज लेस देन n इक्वल टू 2 साइज में, इज लेस देन n इक्वल टू 3 इज लेस देन n इक्वल टू 4। तो हमको साइज का भी पता चल जाता है कि इट मींस मुख्य क्वांटम संख्या n का मान अगर 3 है या 1 है, 1 के बाद 2 है, तो इट मींस 1 जो होगी हमारे पास, जो कक्षा 1 होगी, सेल जो 1 होगा उसका साइज 2 से छोटा होगा, 2 का साइज 3 से छोटा होगा, 3 का साइज 4 से छोटा होगा। आप जानते हैं जैसे जैसे हम कोषों को बढ़ाते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी तो कोषों के साइज भी क्या होगा?
बढ़ता जाएगा। तो ये है बेटा हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या। पहली क्वांटम संख्या क्या है? मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमको सेल्स के बारे में बताता है कि किसी परमाणु के बाहर कितने कक्षक हैं और कितने कोष हैं, उन कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन कोषों की एनर्जी और आकार कैसा होता है, एनर्जी का लेवल क्या है और साइज किस प्रकार से होता है, ये मैंने आपको बताया। आप इसे नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर। नाउ गाइस, सेकेंड नंबर में जो क्वांटम नंबर हमारा आता है उसे बोलते हैं हम द्विगुणित क्वांटम संख्या, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर द्विगुणित क्वांटम संख्या, ठीक है बेटा। इसे एल से डिनोट करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को एन से करते थे, इसको एल से डिनोट करते हैं। पॉइंट फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें कि ये क्या बताती है? एजीम्यूथल क्वांटम संख्या किसी परमाणु में कोषों में उपकोषों की संख्या बताती है। देखिए, सब सेल, परमाणु में कोष हो गए सेल, और उस सेल के अंदर क्या होंगे? सब सेल होंगे। क्या होंगे? सब सेल होते हैं। तो कोषों में सब सेल बताती है, उपकोष बताती है कि कितने उपकोष हैं, एक कोष में कितने उपकोष होंगे। और साथ ही साथ ये जो द्विगुणित क्वांटम संख्या है, ये शेप्स भी बताती है और एनर्जी भी बताती है। शेप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी, यानी कोष का शेप और एनर्जी, जो जिस कोष में इलेक्ट्रॉन, उपकोष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका शेप और उसकी एनर्जी के बारे में बताती है। क्लियर हो गया? द्विगुणित क्वांटम संख्या सेल्स में सब सेल बताती है, उपकोषों को डिनोट कराती है। दूसरा, ये शेप्स एंड एनर्जी लेवल भी बताती है, उस कोष का, उपकोषों का एनर्जी लेवल भी बताती है, और उनका आकृति कैसे होगी ये भी बताती है। अब आते हैं कि एल के लिए मान कैसे निकाले जाएंगे। देखिए बेटा, किसी एल के लिए जो मान निकलते हैं, एल इक्वल टू, एल का मान कैसे निकालेंगे हम? पता कैसे लगेगा कि एल हमारे पास है? तो एल निकालने के लिए ध्यान रखिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। एल इक्वल टू हमेशा एक फॉर्मूले से निकलेगा, n-1 से। एल का मान तभी निकलेगा जब आपको एन का मान पता हो। ध्यान रहे, हम डायरेक्ट एल नहीं निकाल सकते। जब तक हमको एन पता नहीं होगा तब तक हम एल नहीं निकालें, यानी एल की वैल्यू तभी निकलेगी, द्विगुणित क्वांटम संख्या का मान निकलेगा कैसे? n-1 से। एन क्या है? हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। एन क्या है? मुख्य। देखते हैं बेटा, माना यदि हमारे पास n इक्वल टू 1 है, तो l इक्वल टू क्या होगा? n इक्वल टू 1 है तो l इक्वल टू क्या होगा? देखिए, n-1, यानी n की जगह क्या रख लेंगे हम? 1। n की जगह क्या रखेंगे? 1, और इस फॉर्मूले में 1 रखा तो क्या मिला आपको? l इक्वल टू 0। जब n इक्वल टू 1 होगा तब l इक्वल टू 0 होगा। पहले मैं आपको ऐसे बताता हूं, फिर बताता हूं उपकोष कितने होंगे। नाउ बेटा, यदि n इक्वल टू 2 होगा तो l इक्वल टू क्या होगा? 2 - 1 इक्वल टू 1। ध्यान रखिए, n इक्वल टू 3 के लिए l इक्वल टू का मान कितना होगा? l का मान कितना होगा? ध्यान से समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। 3 - 1 इक्वल टू 2, और n इक्वल टू 4 होगा तो l इक्वल टू क्या होगा आपका? 4 - 1 इक्वल टू 3, और इसी प्रकार से सो एंड सो। देखिए बेटा, यदि हमारे पास सेल नंबर 1 है तो सेल नंबर 1 के लिए सब सेल की वैल्यू क्या होगी? 0। सेल अगर 2 होंगे तो सब सेल की वैल्यू क्या होगी? 1। सेल अगर 3 है तो सब सेल की वैल्यू क्या होगी? 2। सेल अगर 4 है तो सब सेल की वैल्यू क्या होगी? 3। यानी किसी n के लिए l के मान, किसी n के लिए l के मान, देखिए, n1 होगा तो l0 है, n2 है तो l1 है, n3 है तो l2 है, n4 है तो l3 है। यानी ये उपकोष है। ये कह रहा है कि जो परमाणु में अगर पहला कोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पहले सेल में जा रहा है, तो उस सेल में सब सेल क्या होगा? कौन से सब सेल में जा रहा है? तो सब सेल 0 होगा। 0 हमेशा, 0 मीन्स क्या है? 0 मीन्स एक ही होगा। 0 का मतलब आप ये मत समझिएगा, अभी मैं आपको आगे क्लियर करा रहा हूं। देखिए बेटा, ये तो आया आपका, सबसे पहली बात तो ये आई कि L का मान कैसे निकालेंगे। अब बात आता है कि जो ये L है, इस L के मान को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जो L है, किसी n के लिए L के मानों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो L के लिए n के मान कैसे लिखे जाते हैं? देखिए बेटा, ये लिखे जाते हैं 0 to L। कैसे लिखे जाते हैं? 0 to L। ध्यान रखिए, ये तो हो गया n से L निकालना, लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट करना, हमने इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 to L। तो देखिए बेटा, L कितना है यहाँ? 0, और 0 से ही L, तो n इक्वल टू 1 के लिए L की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 ही आई। बात समझ में आया? इसका मतलब है n इक्वल टू 1 में जो सब सेल है वो केवल एक है। सब सेल का नंबर कितना होगा? एक ही सब सेल है, एक ही सब सेल है। ध्यान रखिएगा,
जब n इक्वल टू 1 होगा तो l इक्वल टू 0 होगा। h इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, 0 टू l, यानी 0 से लेके l, तब 0 टू l हो गया तो l तो 0 है और शुरुआत भी 0 है, तो मान कितना आया, 0 आया। तो एक ही सब सेल है। 0 मतलब क्या है, 0 मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं है, ये केवल रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इंटीजर्स होते हैं हमारे, नंबर्स होते हैं हमारे 0 टू 9 तक, ठीक उसी प्रकार से 0 का मतलब पहला सबसेट, एक ही सबसेट। 0 का मतलब यहाँ पे ये समझना, 0 का मतलब नल मत समझना, एक सबसेट। आइए 2 के लिए चलते हैं। अगर 2 के लिए हमें l इक्वल टू 0 टू l निकालना है, तो n इक्वल टू 2 के लिए l का मान कितना है, 1। तो 1 कैसे आएगा हमारा, डायरेक्ट 1 नहीं लिखेंगे हम। 1 तक हम कैसे पहुंचते हैं बेटा, पहले हम 0 लिखते हैं और देन 1 लिखते हैं। यही तो हमारा 1 तक पहुंचने का कारण भाई। l टू 0 टू l, यानी 0 से l तक कितना आपके पास, तो 0 और l कितना है, 1, तो 0 से 1। कितने सबसेट मिले आपको यहाँ पे, अगर मैं नंबर्स में लिखूं तो 2 सबसेट, यानी n इक्वल टू 2 में l इक्वल टू 1 होगा और कितने सबसेट होंगे उसमें, 2 सबसेट होंगे। n इक्वल टू 3 के लिए l इक्वल टू 2 की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, 3 के में हम कैसे पहुंचेंगे, 0 टू l, 0 टू l, l कितना है 2, तो 0 से l तक पहुंचने के लिए क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा एंड देन 2 होगा। कितने सबसेट मिले बेटा, 3 सबसेट। l इक्वल टू 4 के लिए 0 टू l चलेंगे, 0 टू l क्या चलेंगे हम, 0, 1, 2 एंड 3, क्योंकि 3 है, l की वैल्यू कितनी है, 3 है, समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब कितने सबसेल हैं इसके, 4 सबसेल। देखिए बेटा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको ये निकालना होता है। हमें दिया होता है कि n इक्वल टू 1 के लिए l के मान निकालिए, l के मान निकालिए, n इक्वल टू 2 के लिए l के मान निकालिए। तो देखिए हमें पहले ये पता लगाना है कि n इक्वल टू 1 के लिए l का मान कैसे निकलेगा, तो वो तो हमने इस वैल्यू से निकाल दिया। अब उसके बाद आएगा कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये जो 0 है, ये 0 क्या बता रहा है, ये जो 1 है ये क्या बता रहा है, यानी हमें तो सब सेल पता करने हैं। क्या पता करने, तो l के लिए देखिए, l के लिए क्या वैल्यू निकली हमारी, 0 टू l लिखते हैं रिप्रेजेंट करने। तो 1 के लिए हमने क्या लिखा, 0 टू 1, यानी n इक्वल टू 2 सेल में कितने सब सेल होंगे, 2 सब सेल होगा, एक 0 होगा और एक 1 सब सेल होगा। n इक्वल टू 3 में कितने सब सेल होंगे, एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा। n इक्वल टू 4 में कितने सब सेल होंगे, एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा। इस प्रकार 4 सब सेल होंगे। कितने सब सेल होंगे, 4 सब सेल। इतना आप समझ गए। अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर बीच में बताने वाला हूं वो क्या है, जो ये 0 है बेटा, 0, n इक्वल टू 0, 0 की जो वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये बताती है s ऑर्बिटल। ये 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, s ऑर्बिटल को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। p1 किसको रिप्रेजेंट करता है, p ऑर्बिटल को। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, d ऑर्बिटल को। और 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, f ऑर्बिटल को। देखिए बेटा बहुत क्लियर आप समझ पाएंगे क्वांटम नंबर्स को। जो l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 का मतलब होता है s ऑर्बिटल, l इक्वल टू 1 का मतलब होता है p ऑर्बिटल, s इक्वल टू 2 का मतलब होता है d ऑर्बिटल, s इक्वल टू 3 का मतलब होता है f ऑर्बिटल। यानी 0 सब में होगा। 1 कहां से शुरू होगा, जब n इक्वल टू 2 होगा, उसके बाद 1 भी सब में होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। 2 कहां से शुरू होगा, 3 नंबर से, तीसरे नंबर, यानी ये डी कक्षा कहां से शुरू होगी, जब तीसरे में पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में पहुंच जाएगा, सेल में पहुंचेगा, तब डी शुरू। उसके बाद डी सारे में होंगे। एफ कहां से शुरू होगा आपका, जब इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में होगा, चौथे सेल में होगा, वहां से एफ आगे, उसके बाद एफ शुरू हो जाएगा। यानी 0 वाले में केवल एस होगी, 1 वाले में 2 होंगी, देखिए एस भी होगा, 0 पी भी होगा। डी वाले में क्या होगा, एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। और एफ वाले में क्या होगा, देखिए तीसरे वाले में एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। इस प्रकार से ये जो है ये ऑर्बिटल है। ये क्या है, ऑर्बिटल। क्लियर हो गया बेटा। ये इस पे नजर मारिए एक बार फिर से। L की वैल्यू 0 होगी तो s ऑर्बिटल, 1 होगी तो p ऑर्बिटल, 2 होगी तो d ऑर्बिटल, 3 होगी तो f ऑर्बिटल कहलाएगा। और s ऑर्बिटल 0 एक सबसेल होगा, p ऑर्बिटल में एक s होगा और एक p होगा, d ऑर्बिटल में एक s होगा, एक p होगा और एक d होगा। और ये f में एक 0, एक s, p, d, f चारों होंगे। इस प्रकार से इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
ये आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर से आप इसको समझें। देन आफ्टर मैं आपको फिर इसके बाद बताता हूं कि किस प्रकार से ये एसपीडीएफ कहां से आए। आपको मैंने सोमरफील्ड मॉडल पढ़ाया था और आपने देखा सोमरफील्ड ने क्या कहा था, जो स्पेक्ट्रम लाइन थी उन्होंने कहा वो स्पेक्ट्रम लाइन केवल सिंगल लाइन नहीं है, वो तो वो लाइनें जो है बटी हुई लाइन है, एक लाइन के साथ 2-3 लाइनें और है। और उन्होंने कहा था शार्प लाइन, पहली लाइन को क्या कहा था शार्प, दूसरी लाइन को क्या कहा था प्रिंसिपल, तीसरी लाइन को क्या कहा था डिस्क्रीट और चौथी लाइन को क्या कहा था फंडामेंटल। उन्होंने कहा ये शार्प सब में होंगी, ये पी दूसरे वाली रेडिएशन से शुरू हुई मिली, ये डी तीसरे वाली से मिली, ये फोर फंडामेंटल कहां से मिली चौथे वाले से मिली। तो शार्प, प्रिंसिपल, डिस्क्रीट एंड फंडामेंटल, ये 4 नाम उन्होंने दिए थे और उसी आधार पर ये सब सेल बने। और इन सब सेलों में हम देखेंगे कि आगे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ना बेटा, किसी एन के लिए एल के मानों को थोड़ा इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से हम एल का मान निकालेंगे और एल के मान से हम किस प्रकार से ऑर्बिटल्स डिनोट करेंगे। थोड़ा टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, जब n इक्वल टू 1 होगा तो l इक्वल टू 0 होगा, यह आपने देख लिया, क्योंकि n-1 से हम निकालेंगे तो l इक्वल टू 0 होगा। ध्यान रखें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार देखेंगे तो हमें बड़ी आसानी से सब चीज आएंगे। 0 में हमने क्या कहा था, एक ही सबसेल होगा। मैंने पीछे आपको बताया कि क्या होगा, एक ही सबसेल होगा। और ऑर्बिटल भी क्या होगा, उसमें एक ही होगा। जहां सबसेल एक ही था तो वहां पे ऑर्बिटल भी क्या था, एक था। लेकिन उस s को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1s से करेंगे। किससे करेंगे, 1s से। क्यों 1s क्यों कहा हमने, कि पहली कक्षा का s ऑर्बिटल, पहली कक्षा का s सबसेल है। ये सबसेल में पहले सबसेल में ऑर्बिटल क्या है, s ऑर्बिटल, 1s लिखेंगे। देखिए बेटा, अभी 2 बनाता हूं। n इक्वल टू 2 के लिए l के कितने मान होते हैं, 0 and 1। ध्यान रखिएगा, 0 to l जाना हमने, 0 to l, तो 0 और 1 2 होंगे। इसके लिए मान कितने होंगे, तो इसका सबसेल कितना होगा, 0 को क्या मानते हैं हम, s, तो 2s हो गया। 2s क्यों हुआ, क्योंकि दूसरे मुख्य क्वांटम संख्या क्या है इसकी, 2 है। दूसरे सेल की बात कर रहे हैं हम, तो दूसरे सेल का s हो गई, दूसरे सेल का s होगा। और ये क्या है, 1 रिप्रेजेंट क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया था ऑर्बिटल्स किस किस को रिप्रेजेंट, 0s को करता है, p 1 को करता है। तो 1 क्या होगा, 2p, एक ही p है, और उसके आगे सबसेल क्या, 2, तो 2p हो गया। तो टोटल कितने सबसेल हो गए, एक s और एक p हो गया। तो टोटल कितने हैं इसके पास, 2 ऑर्बिटल्स हो गए, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। अब n इक्वल टू जब 3 होगा तो n इक्वल टू कितना होगा हमारा, 0, 1 and 2 निकाला था ना हमने n-1 से। इसके लिए सबसेल क्या होंगे हमारे, 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 3 है तो 3s कहलाएगा, 1 है तो 1 के लिए 3p लिखेंगे, और 2 है तो 2 को क्या डिनोट कर रहा था, d कर रहा था। l का 2 क्या कर रहा था, डिनोट d। मैंने लिखाया था ना आपको, 0, 1, 2 and 3। इसके लिए s लिखा, इसके लिए p लिखा, इसके लिए d लिखा, इसके लिए f लिखा, लिखा नहीं लिखा पीछे, तो ये वही है। 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 2 के लिए d। लेकिन किसके d और किसके s और किसके p, तीसरे सेल के, तीसरे का s, तीसरे का p, तीसरे का d। टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, 1, 2 and 3, 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल है, n इक्वल टू 4 में चले बेटा, कैसे डिनोट करेंगे, 0, 1, 2 and 3, n-1 से निकालेंगे ना। अब इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, चौथा है तो 0 के लिए 4s, ध्यान रखिए जरा बेटा, छोटा छोटा लिख रहा हूं, 4s, 4p, 4d, और यहां पे लिख देता हूं 4f। चौथे के लिए क्या कहते हैं, f, यानी तीसरा जो है, 3 किसको, l का मान जो 0s बताता है, l का 1 p बताता है, l का 2 d बताता है, l का 3 f बताता है। तो ये 4 का s, 4 का p, 4 का d एंड 4 का f हुआ। टोटल कितने हुए, यहां से लेके यहां से यहां तक है बेटा, एक काउंटिंग इस तरीके से काउंट करना है हमने। ये 1, ये 2 और ये 3, टोटल कितने, 1, 2 एंड 3 एंड 4। टोटल कितने सबसेल, ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल। यानी n इक्वल टू 1 के मान में ऑर्बिटल 1 होगा, 1s कहलाएगा। n इक्वल टू 2 के लिए 2s, 2p होंगे और 2 ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे। n इक्वल टू 3 जब होगा, सेल नंबर 3 में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए 3s, 3p, 3d 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। n इक्वल टू 4 होगा तो उसके लिए 4s, 4p, 4d एंड 4f 4 ऑर्बिटल्स आएंगे। इन 4 ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये है बेटा हमारे पास ड्यूबेंसी क्वांटम संख्या। आगे मैं आपको इससे बेस्ड न्यूमेरिकल जब करवाऊंगा
उस समय आप ध्यान रखना कि एल के ये जो मान है, एल के 0 के लिए एस होता है, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, और इस प्रकार से हम उनके ऑर्बिटलों को डिनोट करते हैं। ये है बेटा आपके पास 2 क्वांटम नंबर्स मैंने इस वीडियो में आपके लिए बनाई है। अगली 2 के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कहीं पे कोई दिक्कत आपको लगती है कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से आपके लिए उससे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये कॉन्सेप्ट मैंने इतने इजीली आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो को जरूर देखें, शेयर करिए। थैंक यू।